तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1155 का टाइटल है द रॉक्स पायरेट। और ये रिव्यू एक्सप्लेनेशन मेरा थॉट्स जो कुछ भी है ये इसको मैं स्टार्ट करने से पहले ये अभी बोलना चाहता हूँ, ये हमारा भाई रॉकस्टी बैक मिस्टर वो हा ये हमारा भाई सही मायने में मतलब मैं बोलूँगा कि पायरेट है। ये हमारे ट्रू असेंस ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी अ पायरेट ये उसको कैप्चर करता है सही तरीके से। रॉकस्टी बैक रूथलेस है, बहुत ज़्यादा हंग्री है, ग्रीडी है पावर के लिए। ये पूरा दुनिया को बेसिकली टेयर डाउन करना चाहता है। वो मतलब अपने सीढ़ी पे सबसे चरम सीमा पे रहना चाहता है, वो मतलब सबसे ऊपर रहना चाहता है। उसका एम्बिशन उतना बड़ा है। ये मतलब होता है जिंदगी, ठीक है। ये हमारा भाई ज़बैक सच में पर्सोनिफाई करता है जिंदगी किस तरीके से जिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा क्रेजी चैप्टर था। अभी से बोलना चाहता हूँ ये मेरे लिए 10 आउट ऑफ 9 वाला चैप्टर है। ये सॉलिड नाइट वाला चैप्टर है मेरे लिए, ठीक है। ये चैप्टर के इनिशियल सेक्शन में हम लोग हमारे भाई रॉकस्टी ज़बैक को व्हाइट बियर्ड गोल्डन लैंड शीक और स्टर्सी के साथ एंट्री मारते हुए देखते हैं। एल्बेफ में उनके सामने लोकी था। तो हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में किस तरीके से खत्म हुआ था। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि ज़बैक ने लोकी से दो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा था कि क्या मैं एल्बेफ में हूँ और क्या किंग हेरल्ड यहाँ पर है। तो यहाँ पर लोकी बताता है हमारे भाई ज़बैक को कि किंग हेरल्ड यहाँ पर नहीं है, वो बाहर गया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर ज़बैक बोलता है लोकी को कि तू जाके बता, तू जाके ऊपर कई सारे लोगों को बता कि तू इंजर्ड हो गया है। तो इस वजह से क्योंकि तू इंजर्ड हुआ है तो तेरा डैड जो बेसिकली किंग हेरल्ड है वो फिर से भगता हुआ आएगा एल्बेफ में। ये बेसिकली हमारा भाई ज़बैक बोलता है लोकी को। अब लोकी हमको पता है कि बहुत ज़्यादा एक प्राइडफुल कैरेक्टर है। तो लोकी ज़बैक को देख के बोलता है कि क्या तेरे को लगता है कि मैं एक मियर ह्यूमन से बेसिकली ऑर्डर्स लूंगा। तो हमको यहाँ पर दिखाई देता है कि हमारा भाई ज़बैक बेसिकली अपना सोर्ड निकाल के हमारे भाई किंग लोकी के ऊपर अटैक करता है। बेबी लोकी या बेबी लोकी नहीं, यहाँ पर चाइल्ड लोकी के ऊपर अटैक करता है और सच में लोकी इंजर्ड हो जाता है। यहाँ पर जो अटैक मारा है हमारे भाई ज़बैक ने, उस टाइम पे नरेटर हमको बताता है कि किस तरीके से ज़बैक का जो सोर्ड स्किल्स है वो काफ़ी यूनिक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़बैक जब किसी के ऊपर अटैक करता है तो हमको एक ब्लास्ट दिखाई देता है। तो जब कोई भी ज़बैक अपना सोर्ड लेकर अटैक करता है किसी के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर तो एक एक्सप्लोजन क्रिएट होता है उसके सोर्ड अटैक की वजह से। तो मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर ज़बैक के सोर्ड ने बेसिकली कोई एक डेवल फ्रूट कंज्यूम किया है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक वियर्ड काइंड ऑफ अ चीज़ है कि कोई भी अटैक में एक्सप्लोजन होना सोर्ड के जरिए से काफ़ी वियर्ड लगता है। तो मुझको पता नहीं है कि क्या उसने मतलब एक तरीके से क्या ये डेवल फ्रूट का एस्पेक्ट है, क्या उसके हाकी का एस्पेक्ट है, या एक्सप्लोजन हो कैसे रहा है। वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है पर ये काफ़ी कूल था कि उसके पास एक यूनिक सोर्ड स्किल है। ये चैप्टर के इनिशियल सेक्शन से हम लोग कट करके जाते हैं फ्लैशबैक में। और यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको हमारा भाई रॉकस्टी ज़बैक इन्फिल्ट्रेट करते हुए दिखाई दे रहा है मारीजोआ पे। वो कैसल पेंजिया में इन्फिल्ट्रेट करके वो हमको फ्लावर रूम में एंट्री मारते हुए दिखाई दे रहा है और बहुत ही स्वैग तरीके से वो बैठा हुआ है ईमू के सामने। यहाँ पर हमको नरेटर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमारे भाई रॉकस्टी ज़बैक ने 5 सॉवरेन किंग्स को हॉस्टेज बना लिया था और एक तरीके से वो कुछ इनको मतलब एक तरीके से नेगोशिएशन की तरह यूज करना चाहता 5 किंग्स को। ईमो हमको यहाँ पर ज़बैक को बोलते हुए दिखाई देता है कि तेरे को क्या लगता है कि तू ये सॉवरेन किंग को बेसिकली किडनैप करके मेरे से कुछ चीजें एक्सटॉर्ट कर सकता है, ये कभी होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमारा भाई रॉकस्टी ज़बैक बोलता है कि हाँ पर ये मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा अप्रोर क्रिएट किया है पूरे मारीजोआ पे, बहुत ज्यादा एक हिला दिया है उसने पूरा मारीजोआ को एक तरीके से। यहाँ पर जो मुझे एक चीज बहुत ज्यादा पसंद है रॉकस्टी ज़बैक के कैरेक्टर के बारे में वो ये है कि अब हालांकि वो ईमो के सामने है पर वो ईमो के ऊपर अटैक नहीं करता है, वो वहां पर ही बैठा हुआ है। वो मतलब गेज करता है ईमो के स्ट्रेंथ को और उसको पता है कि ईमो इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो इस टाइम पे फाइट करके यहाँ पर कुछ भी उसको मिलेगा नहीं, यहाँ पर ये कुछ भी कंक्लूजन नहीं होगा, मतलब ये व्यर्थ का चीज रहेगा अगर वो फाइट करेगा ईमो के साथ। तो वो ईमो को यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बोलता है कि तू याद रखना मैं यहाँ पर फिर से आऊंगा। और यहाँ पर जब वो ईमो के साथ बात कर रहा था, रॉकस्टी ज़बैक बात कर रहा था ईमो के साथ, तब हमको वहां पर गुंको भी दिखाई देती है, एक यंग गुंको भी दिखाई देती है। गुंको एक तरीके से एक डिवोर्ड सर्वेंट है ईमो के। ईमो का मुझको पता नहीं, ईमो जेंडर बेंडर है, उसका क्या है आइडेंटिटी हमको अभी तक पता नहीं है, पर ईमो भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था यार, ये बोलना पड़ेगा हमको। हाँ रॉकस्टी ज़बैक ने अटैक नहीं किया ईमो के ऊपर, रॉकस्टी ज़बैक ने काइंड ऑफ गेज किया ईमो के स्ट्रेंथ को, वो वहां पर ही बैठा हुआ था, उसका स्ट्रेटेजी डिफरेंट था। पर ईमो हमको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल दिखाई दे रहा था। वो मतलब थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं ले रहा था, उसके सामने ज़बैक है वो थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं ले रहा है। ये हमको दिखाता है कि ईमो कितना कॉन्फिडेंस महसूस करता है उसके स्ट्रेंथ में। ये हमको दिखाता है कि ईमो का स्ट्रेंथ किस लेवल पे है, ठीक है। तो वो काफी कूल सेगमेंट था जो कुछ भी ये कन्फ्रंटेशन हुआ था रॉकस्टी ज़बैक और ईमो के बीच में। अभी जो फ्लैशबैक का सेगमेंट चल रहा था जो रेवरी के ऊपर फोकस कर रहा था, उसमें हमको पता था कि किंग हेरल्ड और रॉकस्टी ज़बैक आमने सामने आए थे एक दूसरे के साथ। तो वही हमको यहाँ पर मोमेंट भी दिखाई देता है, रॉकस्टी ज़बैक और हमारा भाई किंग हेरल्ड दोनों लोग क्लैश करते हैं, सोर्ड क्लैश करते हुए हमको दिखाई देता है। ये इंसेन लेवल का क्लैश था। यहाँ पर तू सोच के देख, यहाँ
पर एक जायंट जो बहीमत ऑफ अ जायंट है, जो है हमारा भाई किंग हेरल्ड, वो अपना सोर्ड स्विंग कर रहा है और रॉकस्टी ज़बैक बेसिकली अपना सोर्ड के जरिए से उसको रोक पा रहा है। ये कॉन्करर्स हाकी क्लैश था। यहाँ पर हमारा भाई नरेटर बोलते हुए हमको क्लियरली दिखाई देता है कि 5 किलोमीटर के रेडियस में जो कोई भी बंदे थे वो हवा में उड़ गए थे ये क्लैश की वजह से। ये किंग हेरल्ड और रॉकस्टी ज़बैक के क्लैश में हम लोग ये दोनों कैरेक्टर्स को थोड़े वर्ड्स एक्सचेंज भी करते हुए देखते हैं। यहाँ पर रॉकस्टी ज़बैक हमारे भाई किंग हेरल्ड को पूछ रहा था कि किस तरीके से एल्बेफ में पहुंचा जाए, तो ज़बैक बोलता है कि तू बेसिकली न्यू वर्ल्ड के डायरेक्शन में जा सकता है, वो उस डायरेक्शन में है, उस तरीके से तू पहुंच सकता है एल्बेफ में। और रॉकस्टी ज़बैक किंग हेरल्ड को बोलता है कि तू उस डायरेक्शन में अटैक कर और वहां से तू एस्केप कर ले, नहीं तो तेरे को ये बेसिकली स्लेव बना देंगे। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि सेलेस्टियल ड्रैगन किंग हेरल्ड को देख के बोल रहे थे कि उन लोग बेसिकली किंग हेरल्ड को स्लेव बनाना चाहते थे। तो ये इंसिडेंट के बाद दोनों लोग अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। रॉकस्टी ज़बैक ने पूरी तरीके से ये रेवरी को हिला दिया था एक तरीके से, ना कि उसने एक एडमिरल के साथ फाइट करके एडमिरल को हराया, उस एडमिरल का डेथ भी हो गया उस फाइट के बाद। ज़बैक हमको अटैक करते हुए दिखाई देता है सेलेस्टियल ड्रैगन्स के ट्रिब्यूट के ऊपर, जो बेसिकली उन्होंने सोना जो कुछ भी कीमती चीजें जा रहा था हमारी जगह पे, वो शिप के ऊपर वो अटैक करके वो उसको बेसिकली लूटता है और उस पैसे के जरिए से वो अपना बेसिकली क्रू फॉर्म करने की कोशिश करता है। रॉकस्टी ज़बैक अपना क्रू डेवी बैक फाइट के जरिए से फॉर्म करता है। हमको पता है, हमने लॉन्ग रिंग आइलैंड में देखा था, वहां पर फाइट चल रहा था और ये एक तरीके का फाइट है जहां पर पायरेट्स बेसिकली क्रू मेंबर्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, पायरेट्स बेसिकली बहुत ज्यादा गेन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ फाइट करके। तो उसी तरीके से इसी मेथड के जरिए से हमारा भाई रॉकस्टी ज़बैक अपना क्रू फॉर्म करता है। यहाँ पर हमको स्टर्स दिखाई दे रही थी, यहाँ पर हमको गोल्डन लैंडशिकी दिखाई दे रहा था, व्हाइट बियर्ड दिखाई दे रहा था। तो धीरे धीरे से हमारा भाई रॉकस्टी ज़बैक अपना क्रू फॉर्म करने लगता है एक तरीके से ये पूरे रेवरी के इंसिडेंट के बाद। रॉकस्टी ज़बैक डेवी फाइट के जरिए से जब कई सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता है तब वो आता है एल्बेफ में, और यही हम देख रहे थे। अभी ये रॉक्स पायरेट फॉर्म नहीं हुआ है ऑफिशियली, पर यहाँ पर हमारा भाई रॉकस्टी ज़बैक आया है क्योंकि वो किंग हेरल्ड को रिक्रूट करना चाहता है अपने पायरेट क्रू में। वो एक तरीके से रिक्रूट करना चाहता है किंग हेरल्ड को ताकि वो बेसिकली अपने एम्बिशंस को फुलफिल कर पाए। अब ये फ्लैशबैक के करंट स्टोरी लाइन में आते आते हम लोग किंग हेरल्ड को फिर से वापस आते हुए देखते हैं एल्बेफ के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंसर्न था लोकी को लेकर। और यहाँ पर हमको बहुत ही एक स्वीट मोमेंट भी दिखाई देता है जहाँ पर लोकी सोच रहा है कि क्या मेरा डैड सच में मुझे देखने के लिए आया है, मुझे चोट पहुंचा है इस वजह से मेरा डैड मेरे को देखने के लिए आया है। उसके दिमाग में चल रहा है कि ये सच नहीं हो सकता है, ये कोइंसिडेंट हो सकता है, ऐसा हमारे भाई लोकी के दिमाग में चल रहा था। और वो काफी सैड भी है कि लोकी बेसिकली उसको ही वॉज नॉट लव्ड, तो उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है बिलीव करने के लिए कि कोई उसके लिए केयर करता है। तो वो बहुत ज्यादा स्वीट था, छोड़ा नहीं यहाँ पर हमको दिखाया है। अब यहाँ पर किंग हेरल्ड को ये नहीं पता है कि रॉकस्टी ज़बैक ने उसके बेटी के ऊपर अटैक किया है, इस वजह से वो घायल हुआ था। उसको मतलब बताया गया है कि किस तरीके से लोकी बहुत ही ऊंचाई से गिर गया है, कहीं पर से गिर गया, इस वजह से उसको चोट आया है। तो बेसिकली यहाँ पर उसको पता नहीं है कि ज़बैक ने क्या किया है। बट एट द एंड ऑफ द डे ज़बैक बेसिकली बोल रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था किंग हेरल्ड को कि भाई तू मेरे क्रू को ज्वाइन कर ले। पर यहाँ पर हमको साफ साफ दिखाई दे रहा था कि हमारा भाई किंग हेरल्ड सीधा सीधा नकारता है। वो बोलता है कि मैं तेरे क्रू को नहीं ज्वाइन करूंगा। अब यहाँ पर किंग हेरल्ड का जो एक्सप्लेनेशन था कि क्यों वो ज्वाइन नहीं करना चाहता है रॉक्स पायरेट को, वो बहुत ज्यादा लॉजिकल था। एक तो वो पहले किंग है इस पूरे एल्बेफ कंट्री का। हमको पता है किस तरीके से हमारे भाई किंग हेरल्ड ने बहुत ज्यादा एक एफर्ट डाला था अपने एल्बेफ के रेपुटेशन को चेंज करने के लिए। उसने एलाइज क्रिएट किए थे, उसने एलाइज के साथ अपना रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड किया था। वो हमने देखा है कि किस तरीके से काम आया था जब एल्बेफ के ऊपर आंधी आई थी, बहुत ज्यादा एक डायर सिचुएशन था एल्बेफ कंट्री में, खाने का लेने देना पड़ गया था। तो उस टाइम पे एल्बेफ का हेल्प किसने किया था? एल्बेफ को हेल्प किया था उसके एलाइज ने, ठीक है। और वो बेसिकली डिप्लोमेटिक एफर्ट जो हमारे भाई किंग हेरल्ड ने एक पुश किया था, उसके वजह से उनको वो हेल्प है अल्टीमेटली। तो यहाँ पर किंग हेरल्ड अपने आप को अलाइन नहीं करना चाहता है एक थग के साथ, एक पायरेट के साथ, जो बेसिकली एक कॉन्सिक्वेंशियल चीज होगा उसके रिलेशनशिप में, जो उसने रिलेशनशिप बिल्ड किया है अपने एलाइज के साथ। तो वो मतलब ठीक तरीके से इमेज वाइज भी बैठता नहीं है। तो इस वजह से किंग हेरल्ड बोल देता है कि भाई मैं तेरे क्रू को ज्वाइन नहीं करूंगा। किंग हेरल्ड जो रॉक्सी ज़बैक के साथ थे, जो कंपेनियंस थे, उनको वो बोलता है कि भाई देखो तुम लोग इसको फॉलो मत करो, ये बंदा बहुत ही खतरनाक बातें कर रहा है, तुमको ये बर्बाद कर देगा। ये बेसिकली किंग हेरल्ड बोलता है सब सारे लोगों को जो प्रेजेंट थे ज़बैक के साथ। तो यहाँ पर हमको इंडिविजुअली सब सारे कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, सब सारे कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं जो मौजूद है अभी करंटली एल्बेफ में। हमको हमारा भाई गोल्डन लैंडशिकी दिखाई देता है, हमको स्टर्स दिखाई देती है, हमको डॉन मार्लोन दिखाई देता है, व्हाइट बियर्ड तो था ही यहाँ पर, प्लस हमको यहाँ पर पायरेट प्रॉफिट ओचुकू दिखाई देता है। मुझको पता नहीं उसको प्राइवेट प्रॉफिट क्यों बोला जाता है, क्या वो मतलब एस्ट्रोलॉजी में था बंदा, क्या वो जेमिनाई है, पता नहीं यार, मुझको पता नहीं है। वो एस्ट्रोलॉजी की बकचोदी अलग ही होती है। बट हाँ, यहाँ पर पायरेट प्रॉफिट ओचुकू है, और हमको पता है कि ओचुकू एक टाइम पे लीड भी कर रहा था फुल आइलैंड आइलैंड को आगे चलते
हुए स्टोरी में, प्लस यहाँ पर गांजोई भी है। तो ये बेसिकली बंदे थे, टोटल 6 बंदे हमको यहाँ पर करंटली दिखाई दे रहे हैं रॉकस्टी ज़बैक के साथ। अब यहाँ पर जो हमको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज पता चला है हाचिनोसु आइलैंड के बारे में, वो ये है कि पास में हाचिनोसु आइलैंड पे कुछ था नहीं, बहुत ही एक बैरन लैंड था हाचिनोसु आइलैंड। तो कई सारे कंट्रीज क्या करते थे कि कई सारे जो कंट्रीज में बहुत ज्यादा वर्स इनमेट्स रहते थे, वर्स क्रिमिनल रहते हैं, तो उनको लिए या उनके लिए स्पेशली एज अ पेनल्टी उन लोग डायरेक्टली भेज देते थे इन क्रिमिनल्स को पायरेट आइलैंड पे मरने के लिए। एक तरीके से वो एक पक्का डेथ था, सर्टन डेथ था, क्योंकि वहां पर कुछ था ही नहीं। तो एक टाइम पे क्या होता है हाचिनोसु आइलैंड पे कि जो कई सारे क्रिमिनल्स थे जो सर्वाइव कर जाते हैं हाचिनोसु आइलैंड को, वो बेसिकली उन्होंने साथ में आने लगते हैं। और इसी टाइम पे आसपास उनको हाचिनोसु आइलैंड पे एक मैसिव गोल्ड का डिपॉजिट मिलता है, जो मतलब अनबिलीवेबल था उस टाइम पे, क्योंकि लोग का मानना था कि हाचिनोसु आइलैंड पे कुछ था ही नहीं, पर इनको बेसिकली कई सारे क्रिमिनल्स को ये गोल्ड डिपॉजिट मिल जाता है। तो ये गोल्ड डिपॉजिट डिस्कवर होने के बाद कोई तो शैडो ऑर्गेनाइजेशन, एक शेडी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इन्वॉल्व होता है इस गोल्ड को लेके या इस पूरे हाचिनोसु आइलैंड पे। और यहाँ पर ये शेडी ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से ये क्रिमिनल्स को बहुत ज्यादा रिच बनाने लगता है, और ये बहुत ज्यादा एक तरीके से वियर्डली पीस ऑफ कर देता है वर्ल्ड गवर्नमेंट को। वर्ल्ड गवर्नमेंट इससे कंप्लीटली नाखुश थे यहाँ पर, ये जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है हाचिनोसु आइलैंड के ऊपर। अब यहाँ पर जो रॉकस्टी ज़बैक का प्लान है वो ये है कि वो बेसिकली वर्ल्ड गवर्नमेंट से पैसा लेगा हाचिनोसु आइलैंड के ऊपर क्रिमिनल्स को साफ करने के लिए, या हाचिनोसु आइलैंड को कंप्लीटली फ्री करने के लिए क्रिमिनल से वो बेसिकली फाइट करेगा हाचिनोसु आइलैंड के ऊपर। तो जब वर्ल्ड गवर्नमेंट उसको पैसा देंगे तो वो पैसा वो लूटेगा, और जब वो बेसिकली उन हाचिनोसु आइलैंड के ऊपर अटैक करेगा, क्रिमिनल्स के ऊपर अटैक करेगा, और जब वो हाचिनोसु आइलैंड उसके कंट्रोल में आता है, तब वो हाचिनोसु आइलैंड को गवर्नमेंट को सौंपने वाला नहीं है। वो बेसिकली वो अपना बेस बनाना चाहता है हाचिनोसु आइलैंड को, और हाचिनोसु आइलैंड को ऐसा बेस बना कि हमारा भाई रॉकस्टी ज़बैक कंप्लीट केओस लेके आना चाहता है पूरी दुनिया के ऊपर। वो नेवी के ऊपर अटैक करेगा, वो पूरे मारी जोवा को जो बेसिकली रेड लैंड के ऊपर बैठा हुआ है उसको वो मतलब कंप्लीटली क्रैश डाउन करवाएगा पूरे जमीन पे। तो उस तरीके से हमारा भाई रॉकस्टी ज़बैक मिस्टर वो बेसिकली हमारा भाई किंग ऑफ द वर्ल्ड बनेगा। ये उसका एम्बिशन है, ये उसका प्लान है, और ये बताता है किंग हेरल्ड को मैं ये करना चाहता हूँ, भाई तू मेरे क्रू को ज्वाइन कर। प्रिंस लोकी ज़बैक की बातों से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, और हमको ये पता चल रहा था कि क्यों हमारा भाई लोकी बहुत ज्यादा लुक अप टू करता है ज़बैक को। ये मतलब कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि जब हमारा भाई रॉकस्टी ज़बैक ये सब सारी चीजें बता रहा था किंग हेरल्ड को, तो लोकी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। वो ज़बैक को जब देखता है, जब ज़बैक बोलता है कि मैं ये पूरे दुनिया को क्लेम करूंगा, तब लोकी के लिए वो बहुत ज्यादा एक कुछ किया उसके दिमाग में, जहन में वो कुछ किया, वो जो वॉइड था लोकी के दिल में वो काइंड ऑफ फुलफिल कर दिया ज़बैक ने। ये चैप्टर का फाइनल सेक्शन में हमको हमारा भाई रॉकस्टी ज़बैक उसका ऑफिशियली पायरेट क्रू फॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा था। उसके पास अभी मॉन्स्टर स्ट्रेंथ था। 4 साल हम लोगों ने टाइम स्किप मारा है, 4 साल हम लोग आगे चले गए हैं फ्यूचर में, और हमको यहाँ पर नरेटर बोलते हुए दिखाई दे रहा है कि ज़बैक फाइनली अपना मूव करता है, और जो ये मूव किया है ज़बैक ने वो पूरे दुनिया को हिला देता है एक तरीके से। वो हमारा भाई नरेटर बोल रहा है, और जब ये हमारा भाई नरेटर ये सब सारी चीजें बोल रहा है, तब हम लोग हमारे भाई रॉकस्टी ज़बैक के रॉक्स पायरेट को मूव इन करते हुए देख रहे थे हाचिनोसु आइलैंड के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से मेरे भाई ये पूरा चैप्टर खत्म होता है, जो बहुत ही एक लेजेंडरी चैप्टर था ये। तो मेरे भाई रॉकस्टी ज़बैक जो कुछ भी कर रहा था ये चैप्टर में, जो कुछ भी उसका एम्बिशन था कि किस तरीके से वो पूरे वर्ल्ड का किंग बनना चाहता है, किस तरीके से वो हाचिनोसु को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, उसको वो अपना बेस बनाना चाहता है, वो हम लोग एक तरीके से देख रहे हैं रॉकस्टी ज़बैक के बेटे मिस्टर जी ब्लैक बियर्ड को करते हुए। ब्लैक बियर्ड ने ऑलरेडी हाचिनोसु को अपना बेस बना लिया है। हम देख रहे थे वो बात कर रहा था किस तरीके से वो हाचिनोसु आइलैंड को एक तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ अफिलिएट करवाना चाहता है। मुझको पता नहीं है, अभी तक नहीं सेंस कर रहा है कि इसके जरिए से वो क्या कराना चाहता है, पर एक तरीके से हम लोगों ने ब्लैक बियर्ड को वही सेम फुटस्टेप्स में चलते हुए देखा है, एक तरीके से रॉकस्टी ज़बैक के फुटस्टेप्स में चलते हुए देखा है। एक तरीके से ये पैरेलल्स जो क्रिएट किया है ओडा ने रॉकस्टी ज़बैक और ब्लैक बियर्ड के साथ, वो बहुत ज्यादा इंसेन है मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारे सिमिलर चीजें यहाँ पर ज़बैक और ब्लैक बियर्ड ने किया है। अब ये चैप्टर में जिस तरीके से रॉकस्टी ज़बैक ने इमू को बोला है कि तू याद रखना मैं फिर से वापस आऊंगा यहाँ पर, तो क्या सच में रॉकस्टी ज़बैक और इमू के बीच में फिर से मुलाकात हुआ था, फिर से कुछ फाइट वगैरह हुआ था, स्क्रिमिश हुआ था? बहुत ज्यादा क्रेजी है मेरे भाई, क्योंकि हमको पता है कि हमारा भाई रॉकस्टी ज़बैक एक सोर्ड यूज करता है, और हमने इमो के फ्लावर रूम में एक सोर्ड देखा है वो गड़ा हुआ। वो क्या रॉकस्टी ज़बैक का सोर्ड है? मुझे कभी भी बिलीव नहीं हुआ था, मैं अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे रॉक्स पायरेट या रॉक्स हमारा भाई रॉकस्टी ज़बैक कैसे हार गया रॉजर और गाब के अगेंस्ट। मुझे सच में लगता है जो कुछ भी हंटिंग गेम चल रहा था ये पूरे गॉड वैली इंसिडेंट पे या गॉड वैली आइलैंड पे जो कुछ भी हुआ, हमको पता है कि गेनी के ट्रांसमिशन की वजह से
रॉकस्टी ज़बैक और रॉक्स पायरेट इन्वॉल्व होते हैं ये पूरे गॉड वैली आइलैंड पे। अब हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि उन लोग क्यों यहाँ पर आए थे, क्या उन लोगों ने सुना हंटिंग गेम के बारे में और उनको ऐसा लगा कि कुछ ट्रेजर है इस वजह से उन लोग आए थे, क्या उनका मेन ऑब्जेक्टिव था, क्या उनका मेन मोटिव था, हमको पता नहीं है। पर ऐसा बताया गया है कि गाप और रॉजर साथ में आके रॉक्स पायरेट को हराते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये पहले भी बोला है एक वीडियो में, मुझे ऐसा स्ट्रांगली लगता है कि ईमू का इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हुआ था गॉड वैली इंसिडेंट पे। मुझे ऐसा लगता है कि ईमू ने फिगारलैंड गार्लिंग की बॉडी के ऊपर पोजेशन लेके उसने फाइट किया था हमारे भाई रॉक्स डी ज़बैक के अगेंस्ट। अब हमको पता है कि रॉक्स पायरेट काफी एक इंडिविजुअलिस्टिक पायरेट क्रू है, सब सारे लोग अपने अपने एम्बिशंस को पुश फॉरवर्ड करने के लिए रॉक्स पायरेट में साथ में आए थे। डीवी बैक फाइट का पूरा एंगल वहां पर आता है, पर मुझे क्यों पता नहीं है, हमेशा ये हमारे भाई कायदो का याद आता है। कायदो ने एक टाइम पे लूफी को बोला था कि जब पायरेट्स को ऐसा लगता है, उनको ऐसा भनक लगता है कि उन लोग हारने वाले हैं, तब बेसिकली पायरेट्स हमेशा तुझको बिट्रे करेंगे, ऐसा हमारे भाई कायदो ने बोला था। तो किसने किसको बिट्रे किया मेरे भाई, किसने किसको बिट्रे किया एट द एंड ऑफ द डे? क्या रॉक्स जब फाइट कर रहा था मे बी पॉसिबली फिगारलैंड गार्लिंग गाप और एक तरीके से बोल सकते हैं रॉजर के अगेंस्ट, क्या जब वो फाइट कर रहा था तो क्या रॉक्स के जो रेस्ट ऑफ द क्रू है वो बेसिकली उन्हें बिट्रे करते हैं कैप्टन को, या हमारा भाई रॉक्स बेसिकली बिट्रे करता है रॉक्स पायरेट को? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किसने किसको बिट्रे किया, क्योंकि किसी न किसी ने किसी को तो कुछ तो बिट्रे किया है यहाँ पर। मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि ये क्रू ऐसे ही बिखर गया क्योंकि गाप और रॉजर इन्वॉल्व हुए। कुछ तो हुआ है मेरे भाई वो गॉड वैली इंसिडेंट। आई वांट टू नो फकिंग व्हाट एक्जेक्टली हैपेंड इन दैट फकिंग गॉड वैली इंसिडेंट मैन। ओड़ा जस्ट मैन डू समथिंग अबाउट इट मैन। अभी रॉक्स डी ज़बैक के फ्लैशबैक में है, हम लोग किंग हेरल्ड के फ्लैशबैक में है टेक्निकली, पर हाँ हम लोग रॉक्स डी ज़बैक के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो प्लीज नेक्स्ट चैप्टर में हमको वो गॉड वैली इंसिडेंट के ऊपर स्पष्ट तरीके से बता कि क्या हुआ वहां पर। मैं कंप्लीटली क्रेजी हो रहा हूँ यार, बहुत ज्यादा इंसेन चैप्टर था यार ये। इसमें क्या क्या बात कर सकते हैं यार, इसमें बहुत सारी चीजें बात करने लायक है, मैं बता रहा हूँ तुझको। पर एक चीज मैं यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ, रॉक्स डी ज़बैक ट्रूएस्ट सेंस में पायरेट है। ये बंदा सच में अगर मेरे हिसाब से ये बंदा मेरे लिए बहुत ही एक बड़ी बात है बोलने के लिए। मेरे लिए ये बंदा मैं बोलूंगा कि रॉजर जो हमारा पायरेट किंग था उससे भी ये बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है यार रॉक्स डी ज़बैक। मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ वगैरह ये सब सारी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ पर्सोना के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑरा के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या मतलब होता है पायरेट होने का, वो जो एसेंस है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पर मेरे भाई मैं बहुत ज्यादा बड़बड़ लिया यार। तुमको अगर ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करके बेसिकली मेरे को हेल्प करना एल्गोरिथम में फिर से वापस आने के लिए। मेरे को वो हेल्प करते हैं अगर तुम लोग लाइक करोगे, ठीक है? ये वीडियो को हेल्प करेगा वो। पर ये सब सारी चीजें बात करना चाहते हो, तुम्हारा ओपिनियन क्या है मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो मैं याद रखे वी आर पी, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।